हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पे। कल हमने जीटीओ के बारे में जाना, जिसे गेट टर्न ऑफ स्विच भी कहते हैं, और आज हम आईजीबीटी के बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि हम इस सिंबल में देख रहे हैं, आईजीबीटी, ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम हुआ। इसे फुल फॉर्म में इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। आईजीबीटी मॉसफेट तथा बाइपोलर ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड रूप है। इसे कह सकते हैं ये इन दोनों का संकर नस्ल है। इसमें मॉसफेट की तरह हाई इनपुट रेसिस्टेंस तथा करंट कैरिंग कैपेसिटी बाइपोलर ट्रांजिस्टर की तरह होती है। अर्थात इसकी जो आपको इनपुट रेसिस्टेंस होती है ये मॉसफेट की तरह होती है, जो काफ़ी हाई होती है, और करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बाइपोलर ट्रांजिस्टर के समान होती है। आइए इसके अब हम वर्किंग मेथड को समझते हैं। आईजीबीटी में ई मॉसफेट यानी इन्हांसमेंट मॉसफेट होता है, जिसके अक्रॉस पैरासिटिक एससीआर आईजीबीटी कंस्ट्रक्शन की दिशा में संरचना के अनुरूप परपेंडिकुलर होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये यही दर्शा रहा है। पैरासिटिक एससीआर का मतलब हुआ, पैरासाइट का अर्थ होता है कि ये दूसरे पर जिंदा रहता है। तो ये जो आपका ई मॉसफेट होता है, इसके अक्रॉस जो पैरासिटिक एससीआर ये जो आप देख रहे हैं, ये करंट आईडी पे डिपेंड करेगा जो इस डी पे बहेगी। ओके, उसे ही नीचे लिखा भी गया है कि इसमें निम्न डोपिंग, मतलब डोपिंग कैपेसिटी इसकी निम्न होती है तथा एंड ड्रिफ्ट स्पेस होता है। इस एरिया को फिजिकल रेसिस्टेंस में आर ड्रिफ्ट से दर्शाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसे ही दर्शाया गया है। ड्रेन करंट की वैल्यू पैरासिटिक एससीआर की प्रतिक्रिया द्वारा सीमित रहता है। जब आईडी मतलब इस डी टर्मिनल पर बहने वाली धारा, इस डी टर्मिनल पर बहने वाली धारा, आईडी मान पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाता है, द बॉडी रेसिस्टेंस आरबीएस, ये मैंने नाम छोड़ दिया, ये रेसिस्टेंस आरबीएस है। ओके, और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0.1 वोल्ट के मान तक पहुंच जाता है, तब जाकर के पैरासिटिक एससीआर जो है आपका ये टर्न ऑन हो जाता है, ये ऑन कंडीशन में आ जाता है, और इसके ऑन होते ही आईजीबीटी जो अपना है वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन हमें जितना पढ़ना है उसके अनुरूप ही हम पढ़ेंगे। इसे ही हम शॉर्ट में आईसी कहते हैं। आपने आए दिन घरों में सुनते रहते होंगे कि आईसी क्या होता है। इसे फुल फॉर्म में इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये एक अपने आप में पूर्ण परिपथ होता है, जिसमें कई सारे ट्रांजिस्टर, डायोड्स, रेसिस्टर, कैपेसिटर बहुत छोटे आकार में एक प्लेट पर संयोजित रहते हैं। इसे ही आईसी चिप के नाम से भी हम मार्केट में पुकारते हैं। ओके, आईसी का प्रयोग करने की दृष्टि से इसमें कुछ टर्मिनल्स लगे होते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि हाँ इसका आईसी उड़ गया, टेलीविज़न का आईसी जल गया। तो जब भी वो आईसी आप निकालते होंगे इसमें 3 या 4 टर्मिनल रहते होंगे। ओके, तो इन टर्मिनल की संख्या आईसी में 8 से लेकर के 168 तक हो सकती है, और इन सभी का प्रयोग टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर इत्यादि में नॉर्मली किया जाता है। अब जो हमारा ये आईसी होता है इसे 2 टर्म्स में बांटा गया है। पहला है एनालॉग आईसी और दूसरा है डिजिटल आईसी। एनालॉग आईसी क्या है? इस प्रकार के आईसी का एम्प्लीफिकेशन लीनियर होता है, अर्थात जो भी इससे हमारा एम्प्लीफिकेशन निकलता है, जो ये प्योरीफाई करके एम्प्लीफाई करता है वोल्टेज को, एकदम लीनियर रहता है, एक दिशीय रहता है, एकदम सीधा, कोई भी फ्लक्चुएशन इसमें नहीं आती। यह डिवाइस की आवश्यकता एवं सिग्नल स्ट्रेंथ के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डीसी करंट पर चलता है, लेकिन हम उसमें सप्लाई एसी करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आपने देखा होगा उसमें एलईडीज़ या बहुत छोटा सा कोई डिवाइस लगा रहता है, जैसे सीडी प्लेट हुआ, ये सब अक्सर डीसी करंट पे काम करता है। और प्योर डीसी का हम ग्राफ जानते हैं कि प्योर डीसी का ग्राफ एकदम लीनियर होता है, उसमें किसी तरह का कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो हमारा आईसी जो है ये इसे ही प्यूरीफाई करता है। और कुछ आईसीज़ के नाम हम लोग जान लेते हैं एनालॉग आईसी के। ये हुआ C3068, TBA 120, TBA 810, ये सब कुछ एनालॉग आईसी हुआ। अब आते हैं डिजिटल आईसी। इन आईसी को नॉन लीनियर आईसी भी कहते हैं। इस प्रकार के आईसी का आउटपुट उसके इनपुट के अनुक्रमानुपाती होता है। डिजिटल आईसी में 4-5 से लेकर कई लाख लॉजिक यूनिट हो सकती हैं, और इनके कुछ उदाहरण हैं
7400 7404 एट्सेट्रा। ओके, चलिए अगला टॉपिक है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलाने के लिए हमें लीनियर डीसी की आवश्यकता, शुद्ध डीसी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज का रेगुलेशन करते हैं। यही प्रक्रिया वोल्टेज रेगुलेशन कहलाती है। तो इसे परिभाषा में हम इस रूप से समझेंगे, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलाने हेतु कांस्टेंट डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इर्रेगुलर एसी वोल्टेज को रेगुलराइज करके या उससे रिपल हटा करके, रिपल मतलब हम लोग कहते हैं किसी भी तरह का उतार चढ़ाव, ये जो उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं ये रिपल हुआ। इसी ग्राफ को जब हम रिपल हटा देंगे तो ये प्योर ऐसा हो जाएगा, प्योर लीनियर, एकदम शुद्ध डीसी। ओके, तो ये रिपल को हटा करके, अतः डीसी से रिपल को हटाने का मेथड ही क्या कहलाता है, रेगुलेशन कहलाता है या रेगुलेटर कहलाता है वोल्टेज का। अब हमें यह जानना है कि प्रतिवर्ती वोल्टेज के स्थिर वोल्टेज में परिवर्तित होने की यह प्रक्रिया ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाती है। और वैसे उपकरण जिनको निश्चित पावर पर सप्लाई पर चलाना होता है, वोल्टेज रेगुलेटर की आवश्यकता उन्हीं डिवाइसेस में पड़ती है। अब एक फॉर्मूला है जिसे हम समझेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, कि वोल्टेज रेगुलेशन एक परसेंटेज राशि है। तो इसे निकालने के लिए वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वी ओ माइनस वी एफ एल बाई वी एफ एल इंटू 100। यहाँ पर आपका वी ओ क्या है, मतलब ज़ीरो लोड पर वोल्टेज आउटपुट। वी नॉट क्या है, ज़ीरो लोड पर वोल्टेज आउटपुट। और वी एल क्या है, फुल लोड पर वोल्टेज आउटपुट। ओके, चलिए आज हम इतने पे ही रखेंगे। एक नेक्स्ट ये चैप्टर लगभग हमारा खत्म ही हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।